बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा चेहरा जल गया था, इसीलिए अम्मा ने घर के सारे शीशे तोड़ दिए थे। अब मैं सारा दिन एक कमरे में बंद रहती और अपनी किस्मत पर रोती थी। एक दिन मुझे स्टोर रूम से एक टूटा हुआ शीशा मिला, तो गलती से मैंने अपना चेहरा देख लिया। तब मेरी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक थी। लेकिन मुझे समझ नहीं आता था कि अम्मा ने आज तक मुझे यह हकीकत क्यों नहीं बताई थी। मैंने सोच लिया था कि अब मैं इस रात से पर्दा उठाकर रहूंगी। और फिर एक दिन मुझे मौका मिल गया। मेरा नाम सोनिया है और मैं गरीब घराने से ताल्लुक रखती हूँ। हम लोग 3 बहन भाई हैं और हम दोनों में बहुत ज्यादा प्यार है। मेरे बाबा का इंतकाल मेरे पैदा होने से पहले ही हो चुका था। मेरे दोनों भाई बड़े हैं, मैं उन दोनों की छोटी बहन हूँ। वो दोनों ही मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन मेरी माँ का रवैया मेरे साथ बड़ा ही अजीब था। मगर अब तो मुझे उनके ऐसे रवैये की आदत हो गई थी, क्योंकि हमारे घर का माहौल बचपन से ही अजीब सा था। और ये माहौल कुछ इस तरीके से था कि कभी कभी तो मैं अपने ही घर के माहौल से तंग आ जाती थी और दुआ करती कि काश मैं इस घर में पैदा ही ना होती। लेकिन जब मैं अपने मोहब्बत करने वाले भाइयों की तरफ देखती तो अपनी ही इस दुआ पर शर्मिंदा हो जाती, क्योंकि हमारी माँ ने मुझ पर इतनी सख्ती की हुई थी। वो चाहती थी कि मैं दरवाजे के पास भी ना जाऊं। हर आने जाने वाले पर वो नजर रखती थी, क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी। लेकिन मैं कोई दुनिया की अनोखी खूबसूरत तरीन लड़की नहीं थी। दुनिया में और भी बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां थीं। मोहल्ले में मेरी कुछ दोस्तें थीं जो शायद मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत थीं। लेकिन मेरी माँ, वो मुझे कहती थी कि मुझे तुम सारे जहां से ज्यादा खूबसूरत लगती हो, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि कोई गैर मर्द तुम्हें देखे। यहां तक कि उन्होंने दूर दराज के इलाकों में ये खबर फैला रखी थी कि उनके सिर्फ 2 बेटे हैं और कोई बेटी नहीं है। मैं जब उनके मुंह से ये बातें सुनती तो मुझे बहुत ज्यादा दुख होता। भला ऐसा भी अपनी बेटियों को छुपा के रखने का कौन सा जुनून कि उन्होंने मुझे लोगों के सामने बेटी मानने से ही इनकार कर दिया। लेकिन अब मुझे उनके इस रवैये की आदत हो चुकी थी। मगर एक दिन मेरी जिंदगी में तूफान आ गया। मैं किचन में काम कर रही थी, तभी गलती से गरम गरम तेल के छींटे मेरे चेहरे पर गिर गए और मेरा चेहरा जगह जगह से जल गया। तभी अम्मा ने घर के सारे शीशे तोड़ दिए थे। जब तक मेरा इलाज चलता रहा, मैंने गलती से भी आईना नहीं देखा। मैं खुद भी अपना चेहरा नहीं देखना चाहती थी। लेकिन जब मेरा इलाज मुकम्मल हो गया और डॉक्टर्स ने कहा कि तुम अब ठीक हो चुकी हो और मेरे चेहरे के जख्म भी नहीं रहे थे, तो मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे आईना देखना है। उन्होंने साफ मना कर दिया। कहने लगी, आज के बाद इस घर में कोई भी आईना नहीं देखेगा। मैंने पूछा, क्यों, ऐसा क्या हो गया? तो वो कहने लगी, अब तुम पहले की तरह खूबसूरत नहीं रही। तुम्हारे जख्म जल्दी ठीक हो गए हैं, लेकिन दाग अभी तक नहीं गए और ये दाग सारी जिंदगी नहीं जाएंगे। और अब तो तुम तुम्हारी दोस्तों से ज्यादा बदसूरत हो गई हो। ये सुनते ही मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे अपनी खूबसूरती पर मान था और अब मैं यकदम बदसूरत हो चुकी थी। तो मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। मैं बहुत ज्यादा मायूस हो गई थी और मुझे इस बात का बहुत ज्यादा दुख था कि अब मैं उतनी खूबसूरत नहीं रही। एक लड़की से अगर उसकी खूबसूरती छिन जाए तो मेरे ख्याल में उसके पास कुछ भी नहीं रहता। और अब मुझे भी ऐसा लगने लगा था जैसे मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। इसीलिए तो मैंने खुद ही अपने रिश्तेदारों से मिलना जुलना छोड़ दिया था। मेरी दोस्तें मुझसे मिलने के लिए आती तो मैं उन्हें दरवाजे से ही वापस भेज देती। मगर मेरे भाई मुझे ये एहसास नहीं होने देते थे कि मेरा चेहरा चल गया है, बल्कि वो तो अभी भी मेरे साथ पहले की तरह ही प्यार करते और मेरी खूबसूरती की तारीफें करते। मैं उनका ज़र्फ महसूस करके ही उदास हो जाया करती थी। दिन भर अपने कमरे में बंद रहती और अपनी किस्मत पर रोती थी। मगर एक दिन मुझे स्टोर रूम से एक टूटा हुआ शीशा मिला, तो गलती से मैंने अपना चेहरा देख लिया। तब मेरी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ठीक थी। ये देखकर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि मैं अब भी पहले की तरह ही खूबसूरत थी और मेरे चेहरे पर कोई भी दाग नहीं था। सारे दाग धब्बे मिट चुके थे। अगर मुझे ख्याल आया कि मेरी माँ ने मुझे कहा था कि मैं अब पहले की तरह खूबसूरत नहीं रही, बल्कि मेरा चेहरा दागों से भर गया है, तो मुझे बहुत हैरानी हुई। मेरी माँ मुझसे झूठ क्यों बोलेगी?
उन्होंने अब तक मुझसे ये बात क्यों छुपाए रखी और मुझे गलतफहमी में क्यों जीने दिया? क्यों? क्योंकि मैं उनके सामने बहुत रोती थी और वो मुझे हमेशा ही तसल्ली देती रहती थी, मगर बाद में यही बोलती कि अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल खराब हो चुका है। मगर इतनी बड़ी बात हो जाने के बाद अब मैं ये जानना चाहती थी कि मेरी माँ का रवैया मेरे साथ बचपन से सख्त क्यों है? क्यों वो मुझे सबसे छुपा कर रखना चाहती है? क्यों वो चाहती है कि मैं अपना चेहरा ही ना देखूं? इसीलिए मैंने वो आईना फौरन से पहले छुपा दिया, ताकि माँ को ये पता न चल जाए कि मैंने अपना चेहरा देख लिया है। और अब मैं उनके सामने रोने वाली भी नहीं थी, बल्कि मैं पता करने वाली थी कि आखिर वो ऐसा क्यों करती है। और फिर मैंने अपनी माँ की हरकतों पर नजर रखनी शुरू कर दी। जैसे ही मेरे खानदान से कोई आता तो मेरी माँ मुझे कमरे में भेज देती और फिर खानदान वालों के सामने रोना शुरू कर देती कि मेरी बेटी बदसूरत हो चुकी है। जिस कदर उसका चेहरा खराब हुआ है, इतना बदसूरत तो शायद कोई भी नहीं होगा। वो खानदान वालों के सामने चीख चीख कर मेरी बदकिस्मती का रोना रोती और मैं हैरान रह जाती कि कोई अपनी बेटी को ही बदसूरत कैसे बोल सकता है। खानदान की औरतें मेरी माँ से इजहार अफसोस करती और चली जाती और फिर धीरे धीरे खानदान वालों का हमारे घर आना जाना कम हो गया। ये बात मेरे लिए बहुत ही अजीब थी। क्या वो मेरी बदसूरती का सुनकर हमसे बेगाने हो गए हैं? क्या उनको सिर्फ मेरी सूरत से मतलब था? मगर इन सब के दरमियान एक बात बहुत ही अजीब हुई थी। जब से खानदान वालों ने हमारे घर आना जाना कम किया था, मेरी माँ बहुत ही खुश रहने लगी थी और उनकी खुशी उनके रवैये से भी छलक रही थी, क्योंकि अब वो मेरे साथ अच्छा बर्ताव करने लगी थी। मगर उन्होंने मेरा कहीं आना जाना अभी भी रुका हुआ था और ना ही मुझे आईना देखने देती थी। एक रात घर में होने वाले शोर शराबे के बाइस मेरी आंख खुली तो मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई, क्योंकि हमारे घर में रात के वक्त झगड़ा नहीं होता था, मगर आज माँ और मेरे भाई किसी बात पर जोरों शोर से बहस कर रहे थे। लेकिन आखिर झगड़े की वजह क्या थी, ये बात मुझे मालूम नहीं चली, क्योंकि जैसे ही मैं उनके पास गई तो उन सब लोगों ने झगड़ा करना बंद कर दिया और सभी लोग मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। मैं समझ गई कि वो लोग मुझसे कोई बात छुपा रहे हैं, मगर ऐसी भी क्या बात है जो सिर्फ मुझसे छुपाई जा रही है? उस बात को जानने के लिए मेरे दिल में तजस्सुस बढ़ने लगा और मैंने इशारों कनायों में भाइयों से पूछने की कोशिश भी की, लेकिन वो साफ ही बात बदल जाते और मुझे कुछ न बताते। हालांकि मेरे भाइयों ने मुझसे आज तक कोई बात नहीं छुपाई थी, इसीलिए मैं सिर्फ उन्हीं से ये बात पूछ सकती थी, क्योंकि माँ ने तो मुझे आज तक अपने रवैये की भी वजह नहीं बताई थी। मगर अब भाइयों के रवैये से भी ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे कुछ नहीं बताएंगे, और मुझे भी इस बात का यकीन हो गया था कि वो बात मुझे लेकर ही है। इसीलिए मेरा उस बात को जानना बहुत जरूरी हो गया था। दरमियान में कुछ दिनों तक मेरी माँ जो खुश रहने लगी थी, अब पहले की तरह ही परेशान हो गई थी, और अब तो वो ये भी चाहती थी कि मैं घर में काम भी ना करूं, बल्कि अपने कमरे में ही बैठी रहूं। ये बात मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लगी। पहले मैं घर में नजरबंदों की तरह बैठी रहती थी, और अब क्या मैं अपने घर में भी नहीं घूम सकती, बल्कि अपने कमरे तक महदूद होकर रह जाऊं? इतनी सारी पाबंदियां मुझे समझ नहीं आ रही थी। इस बार तो मेरे भाइयों ने भी मेरी माँ का ही साथ दिया था। वो भी मुझे कह रहे थे कि अपने कमरे तक ही महदूद हो जाओ। मेरे भाइयों और मेरे दरमियान अजीब सा खिंचाव आ गया था। मेरे भाई भी बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे थे। अपने भाइयों को इतना परेशान मैंने कभी नहीं देखा था। एक दिन हम लोग साथ बैठकर खाना खा रहे थे, तो मैंने उन सब से कहा कि अगर कोई परेशानी है तो मुझे साफ साफ बता दें, मैं आप लोगों का साथ दूंगी। अगर कोई ऐसी बात है जो मुझसे मुंसलिक है और शायद आप लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो बात मैं जान गई तो मेरी जिंदगी पर उसका गलत असर होगा, तब भी आप लोग बेफिक्र होकर मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मुझे खुद को संभालना आता है। मगर उन्होंने कहा कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं, इसीलिए जैसा हम कहते हैं वैसा ही करती रहो। अपने घर वालों के रवैये से मैं बहुत दिल बर्दाश्ता हुई। सोचा था कि घर वालों से साफ साफ बात करूंगी तो बात बन जाएगी और वो लोग मुझे सब कुछ बता देंगे, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे लिए हर तरफ से रास्ते तकरीबन बंद हो चुके थे, क्योंकि सारा घर मुझे कुछ भी नहीं बता रहा था।
और मैं घर से बाहर भी नहीं जा सकती थी, और अगर जाती भी तो कहाँ। सारे खानदान वालों ने तो हमारे घर तक आना जाना बंद कर दिया था। मैं भी अपने कमरे में बंद हो गई। 3 दिन तक मैं कमरे में ही रही, लेकिन फिर एक दिन माँ मेरे पास भागी भागी आई। उनके हाथ में कालक थी, जो उन्होंने मेरे हाथों, पैरों और मुंह पर मल दी, और कहने लगी, आज के बाद ये कालक तुम अपने पूरे बदन पर लगा कर रखोगी। आज पहली बार मुझे अपनी माँ की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। हर दूसरे दिन वो कोई नया तमाशा खड़ा कर देती थी। मुझे अपनी जिंदगी किसी फिल्म या ड्रामे की तरह लग रही थी। मैंने कहा, मैं ये सब कुछ नहीं करूंगी। तो मेरी माँ ने कहा, अगर तुम ये सब कुछ नहीं करोगी तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी, फिर चाहे दुनिया में कहीं भी जाना। उनकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई, क्योंकि मैं बेबस थी। दुनिया में मेरा और कोई भी नहीं था। यही मेरे माँ बाप का घर था। फिर उन्होंने कहा, नीचे तुम्हारा ताया जान आए हैं, उनको यही लगना चाहिए कि तुम बहुत ज्यादा बदसूरत हो। मैंने कहा, आप कैसी माँ हैं? माएँ तो खानदान वालों के सामने अपनी बेटियों की सिफतें करती हैं, और आप मुझे बदसूरत जाहिर करने में लगी रहती हैं। तब उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा और कहा, मुझसे जबान दराजी करने की कोशिश भी मत करना। आज पहली बार मेरी माँ ने मुझ पर हाथ उठाया था। मुझे इस बात का गहरा दुख पहुंचा था, मगर मैं खामोशी से अपने ताया जान के पास आ गई। मेरे ताया जान दूर परे किसी गांव में रहते थे, और वो हमारे घर कभी भी नहीं आए थे। तभी आज जब हमारे घर आए तो मुझे गौर से देख रहे थे और कहने लगे कि बचपन में तो तुम ऐसी बिल्कुल नहीं थी, अब तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया है? मैंने कहा, ताया जान, ये तो खुदा की मर्जी है, वैसे भी वक्त के साथ रंग रूप बदल जाता है। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गए, मगर मेरी माँ बहुत खुश हुई और कहा, हाँ भाई साहब, हम भी दिन रात खुदा से शिकायत करते हैं कि मेरी बेटी ऐसी हो गई है। अपनी माँ की बातें सुनकर मैं खामोशी से कमरे में चली गई, और वो ताया जान से काफी देर तक बातें करती रही। लेकिन अगले दिन जो कुछ हमारे घर में हुआ, उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरे ताया जान दोबारा हम लोगों के घर आए हुए थे, और इस बार वो अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ एक लड़का भी था, जिसका रंग बेहद काला, और उम्र में भी वो मुझसे बड़ा था। उसका एक पांव टूटा हुआ था। मैंने पहले उस लड़के और उसके साथ आने वाली औरतों को हैरत से देखा, मगर बाद में जब उनके आने का मकसद पता चला तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए, क्योंकि ताया जान मेरे रिश्ते के खातिर लाए थे। वो मेरी माँ से कहने लगे, तुम्हारी बेटी का रंग इस कदर काला हो गया है और वो इस कदर बदसूरत हो चुकी है, इसी लिहाज से उसकी शादी करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मगर मैं तुम लोगों की मदद करने के लिए ये रिश्ता ढूंढ कर लाया हूँ। हमारी खानदान में बहुत ज्यादा इज्जत है। अगर बेटी बाप के दरवाजे पर बैठी रह गई तो इससे मेरे खानदान की बहुत ज्यादा बदनामी होगी। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारी बेटी की जल्दी से जल्दी शादी हो जाए। मेरी माँ उस लड़के को देखकर पहले तो खामोश हो गई, और फिर कहने लगी, जैसा बड़ों का फैसला होगा मेरा भी वही फैसला होगा। और उन्होंने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। अगर उनका फैसला सुनकर तो मानो मेरे जिस्म से जान ही निकल गई हो। मैं एक लंगड़े उम्र से बड़े इंसान के साथ भला कैसे शादी कर सकती थी? मैंने रो रो कर बुरा हाल कर लिया और खुद को कमरे में बंद कर लिया। खाना पीना भी छोड़ दिया। मेरी माँ कई बार आई और कहने लगी कि उसे अपनी तकदीर मान लो। मैंने कहा, मैं मर जाऊंगी मगर उस इंसान से शादी नहीं करूंगी। मेरा दिल कर रहा था कि खुदा मुझे मौत दे दे। ये मेरी जिंदगी किस मोड़ पर जाने लगी है। मगर अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर मेरी रूह तक सरचार हो गई। वो लड़का जो कुछ दिन पहले मेरे लिए रिश्ता लेकर आया था, उसके माँ बाप ने खुद ही शादी से मना कर दिया, जिसे सुनकर मेरे ताया जान बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और कहने लगे कि तुम लोगों से एक रिश्ता नहीं संभाला गया। मैं कितनी मुश्किल से तुम्हारी बदसूरत बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया था। उनके गुस्से को मेरे भाई और मेरी माँ सह रही थी। मैंने भी गुस्से में आकर उनसे कुछ बोलना चाहा, लेकिन मेरी माँ ने मुझे दोबारा कमरे में भेज दिया। अगले दिन दोबारा रात के वक्त मेरी माँ और भाइयों के दरमियान किसी बात को लेकर बहस होने लगी। इस बार मैं उनके सामने नहीं गई, बल्कि एक साइड पर खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगी। मगर जो बात उनके दरमियान हो रही थी उसे सुनकर मुझे बहुत ज्यादा हैरत होने लगी, क्योंकि मेरे भाई कह रहे थे कि उस लड़के को हमने इतना मारा था कि उसने खुद ही कहा कि वो हमारी बहन से शादी नहीं करेगा। उनकी ये बातें मेरे लिए बहुत ही अजीब थी। एक तरफ मेरे भाई
और माँ तायाजान की हिमायत कर रहे थे, तो दूसरी तरफ वो जाकर खुद ही उस लड़के को रिश्ते से मना करवाने के लिए मारपीट कर आए थे। आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा था? इन सब बातों की हकीकत क्या है? मुझे पता लगाना ही था, क्योंकि सवाल अब मेरी जिंदगी का आ गया था। अगली रात मैं अपनी माँ के कमरे में गई, ताकि अपनी माँ के कमरे में जाकर पता लगा सकूं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। और अगर मुझे कुछ पता ना चला तो मैं अपनी माँ से दो टोक बात करूंगी। या तो वो मुझे अपने रवैये के बारे में सब कुछ सच सच बता दें, या फिर मैं वाकई घर छोड़कर चली जाती हूँ और तायाजान के पास रहने लगती हूँ। इसी बात को लेकर मैं अपनी माँ के पास गई तो देखा मेरी माँ मेरे बाबा के फोटो के सामने खड़ी रो रही थी और वो कह रही थी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बहुत सालों से कोशिश कर रही हूँ सब कुछ ठीक करने की, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आपका भाई मेरे लिए मुश्किलात पैदा करता जा रहा है। मैंने आगे बढ़कर अपनी माँ से कहा, आप आज मुझे सब सच बता दें। तो मेरी माँ ने कहा, अंदर आ जाओ। मैं जानती थी तुम मेरे पास जरूर आओगी, इसीलिए आज मैं सोई नहीं, बल्कि मैं तुम्हारा ही इंतजार करती रही। उनकी बात सुनकर मैं खुश हो गई कि चलो इतने साल बाद ही सही अपने रवैये की वजह तो मुझे बताएंगी, और ये भी बताएंगी कि आखिर घर में चल क्या रहा है। उन्होंने कहा, यह बात तो तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारा खानदान बरसों से रस्मों रिवाज का बहुत बड़ा पाबंद रहा है। ऐसे में वो लोग जो एक बार फैसला कर देते थे, दोबारा उसे बदलने का जवाज ही पैदा नहीं होता था। बिल्कुल इसी तरह जब तुम्हारे बाबा जिंदा थे, तब उन्होंने तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे तायाजान के बड़े बेटे से तय कर दिया था, और मुझे भी इस रिश्ते से कोई भी परेशानी नहीं थी। उन्हीं दिनों तुम्हारे बाबा का जमीनों को लेकर अपने भाई से कोई बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, और उसी झगड़े में तुम्हारे बाप को गोली लगी और वो इस दुनिया से ही चले गए। उनकी मौत के बाद तुम्हारे तायाजान आए और बोलने लगे कि तुम्हारे बाबा ने उनसे उधार लेकर रखा था। अपनी जिंदगी में वो उधार अदा नहीं कर पाए, इसीलिए हम उसकी जमीनों को अपने नाम करवा रहे हैं। इस तरह हम पर गुर्बत के दिन आ गए। जमीनें लेने के बाद उन्होंने तुम्हें भी अपने साथ ले जाना चाहा, मगर मैंने उन लोगों से बहुत झगड़ा किया और तुम्हें ले जाने से रोक लिया। उन्होंने बोला, ठीक है, वो इस वक्त तुम्हें यहां से लेकर नहीं जाएंगे, मगर जैसे ही तुम जवान हो जाओगी वो तुम्हें अपने बेटे के साथ ब्याह कर ले जाएंगे, क्योंकि उनके भाई ने अपने भतीजे के लिए ये जबान दी थी। इसीलिए मैं तुम्हें खानदान वालों में मिलने जुलने से रोकती थी। जैसे जैसे तुम्हारे ताए का बेटा बड़ा होता गया, वो बहुत ही जालिम और जाबिर इंसान बनता जा रहा था। बल्कि उसके बारे में खानदान में ये अफवाहें भी सुनने को मिल रही थी कि उसने गांव की लड़कियों के साथ गलत किया है, और शहर में भी उसके कई लड़कियों से मरासिम है। इस बात को पुख्ता तौर पर जानने के लिए मैंने तुम्हारे भाइयों से कहा कि वो उसके बारे में पता लगाएं, और जब उन्होंने इस बारे में पता लगाया तो लोगों की बात बिल्कुल सच साबित हुई। बल्कि शहर में उसने एक शादी पहले ही से अपनी पसंद से कर रखी थी, जिसका तुम्हारे ताया को भी इल्म था। मगर चूंकि ये अय्याश परस्त लोग बन चुके हैं, तो इनके लिए ये मामूली सी बात थी। लेकिन उसकी दूसरी शादी के बारे में सुनते ही मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हारी शादी उससे हरगिज नहीं होने दूंगी। इसीलिए जब तुम्हारे चेहरे पर तेल के छींटे पड़े तो मुझे बहाना मिल गया कि मैं तुम्हें ये बताऊं कि तुम बदसूरत हो। ये मैं तुम्हें दुखी करने के लिए नहीं कर रही थी, बल्कि तुम्हारे ताए का बेटा खुद हुस्न परस्त था। अगर उसे तुम पसंद ना आती तो वो खुद ही तुमसे शादी करने से इनकार कर देता, और अगर वो खुद से इनकार कर देता तो ये मामला खुशी से निमट जाता, वरना ऐसे मामलात में जानें चली जाती हैं। लेकिन तुम्हें इतनी बदसूरत देखकर भी तुम्हारे ताया को सुकून नहीं आया, और वो तुम्हारे खातिर एक अपाहज का रिश्ता ले आए। मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, मगर मुझे ठंडे दिमाग से काम लेना था। इसीलिए उनके सामने हाँ बोलकर तुम्हारे भाइयों को उसकी धुलाई करने के लिए भेज दिया, ताकि वो खुद ही शादी से इनकार कर दे। और ऐसा ही हुआ। अब मैं चाहती हूँ कि जब तक तुम्हारे भाई या मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता न ढूंढ लें, तब तक अपने ताया के सामने कुछ भी ऐसा वैसा मत करना जिसके बाइस तुम्हारी अपनी जिंदगी को गिरहन लग जाए। और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें सारी जिंदगी उसके बेटे की दूसरी बीवी बनकर रहना होगा, और हो सकता है कि वो गुस्से में आकर तुम पर हाथ भी उठा दे। मेरी माँ की बातों को सुनकर मैं साकत रह गई। मेरी माँ तो हमेशा से ही मेरा अच्छा सोच रही थी, और मैं गलतफहमी का शिकार रही।
मुझे अपनी सोच पर अफसोस हुआ और उस दिन से मैंने अपनी मां के हर काम में उनका साथ देना शुरू कर दिया। नाजरीन, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें